हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम 2 वीडियो पढ़ चुके हैं और इस तीसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये भारत का संवैधानिक विकास जो है 2 कालखंडों में बांटा गया था। ठीक है, पहला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रूल और रेगुलेटिंग थे उनके संदर्भ में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1786 का। तो आज के इस वीडियो में हम जो ये विभिन्न नियम दिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बनाए गए थे या लागू किए गए थे, ठीक है, उनका अध्ययन करेंगे और उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बाकी जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा सीधे नियम बनाए गए थे और लागू किए गए थे उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नियम जो है रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन ये नियम आए क्यों? ये नियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मतलब ब्रिटिश संसद द्वारा इन नियमों को कंपनी में चलाने के लिए क्यों आवश्यकता पड़ी, ठीक है, उससे जुड़ी एक छोटी सी भूमिका हम समझते हैं। हुआ क्या कि कंपनी में वास्तव में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पूरी तरीके से भारत पे अपना क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी। हुआ क्या कि ब्रिटिश जब कंपनी इस भारत देश पे पूरा व्यापार कर रही थी तो हुआ क्या, अकेले अधिकार करने के बावजूद जो ब्रिटिश कंपनी के कर्मचारी वगैरह थे उन्होंने अपने तरीके से कर वसूलना शुरू कर दिया और अपनी तरीके से कर लेने के पश्चात वहाँ के ब्रिटिश अधिकारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिससे कि वह ब्रिटिश कंपनियों को कम ध्यान रखते रहे और जो कर था वो अपने पास ही जमा करते रहे। जिससे हुआ क्या कि ब्रिटिश कंपनी में और साथ ही साथ ब्रिटेन में भी एक अराजकता की स्थिति मौजूद हो गई और ऐसी स्थिति आ गई कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड उधार मांगने पड़े। अब 10 लाख पाउंड उधार मांगने पड़े, जिस कारण ब्रिटेन ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वहाँ पे अकेले अधिकार कर रहे हो, उसके पश्चात भी तुम 10 लाख पाउंड हमसे मांग रहे हो। तो इस भ्रष्टाचार और को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद से जो है नियम बनाना शुरू किए गए और उन्हीं नियमों को हम शुरू करते हैं। तो ये कारण था कि ये नियम बनाने पड़े ब्रिटेन को। तो पहला नियम हम पढ़ने जा रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं वो हमको याद रखना है। सबसे पहली बात क्या कि जब ऐसी स्थिति आई तो हुआ क्या, कंपनी पर, ठीक है, कंपनी पर संसद का नियंत्रण जो है वो बढ़ गया। ठीक है, यानी ब्रिटेन संसद जो थी उसने कंपनी पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और किया क्या वहाँ पे, तो ब्रिटेन में 2 चीज़ों हुई। वहाँ पे हुआ क्या, ब्रिटेन में एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को चुनते थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे इसमें 24 सदस्य थे। कितने थे? 24। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा जब ये नियम आया तो उस समय ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तब उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। और ब्रिटेन का क्राउन यानी ब्रिटेन का राजा कौन था उस समय? तो जॉर्ज III यानी जॉर्ज तृतीय उस समय ब्रिटेन के राजा थे। तो 2 पॉइंट यहाँ से, 2 पॉइंट इधर क्या कि कंपनी का संसद बढ़ गया, संसद का नियंत्रण बढ़ गया कंपनी पर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये बनाया गया ब्रिटेन में। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर इन संस्थाओं के द्वारा कंपनी चलाने के लिए सभा थी ये। ठीक है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए सभा बनाई गई थी।
और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता था? जो 4 वर्ष के लिए होता था। किनका? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर का कार्यकाल 4 वर्ष होता। 4 वर्ष बाद इनको फिर से बदला जाता था, ठीक, फिर से चुनाव वगैरह होते थे। इसके बाद भारत में क्या हुआ? तो भारत में 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे। कौन सा? बंगाल, ठीक है, मद्रास, ठीक है, और महाराष्ट्र, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र में हुआ क्या कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहा जाने लगा? तो गवर्नर को, ठीक, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके अलावा और क्या किया गया भारत में? तो भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाई गई। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाई गई? तो कोलकाता में। जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं, ठीक है, ये दूसरे स्वरूप की सुप्रीम कोर्ट थी। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण जो है किया गया भारत में, ठीक है। और कहाँ पे? कोलकाता में। तो कोलकाता में एक जगह है विलियम फोर्ट। क्या नाम है? विलियम फोर्ट। वहाँ पे इस सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। और उस सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था उसका नाम पूछा जाता है कि जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसका न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा एम्पे। क्या नाम था उसका? एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और उसके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। और पॉइंट क्या है कि वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स और एलिजा एम्पे, इन दोनों के बीच एक बढ़िया संबंध था। तो हुआ क्या? वारेन हेस्टिंग्स ने के ऊपर किसी व्यक्ति ने केस कर दिया। तो जब केस कर दिया फिर भी गलती वारेन हेस्टिंग्स की थी, और चूंकि एलिजा एम्पे उसका दोस्त था तो इसके वारेन हेस्टिंग्स के कहने पर एलिजा एम्पे ने उन व्यक्तियों को फांसी की सज़ा दे दी। और बाद में जब पता चला कि दोषी वारेन हेस्टिंग्स था तो जिस कारण इस पे महाभियोग चलाया गया। किस पे महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि ऐसा गवर्नर जनरल कौन है जिस पे महाभियोग चलाया गया था, ठीक है। तो ऐसा कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ऐसा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चलाया गया था। और एक चीज़ और कि गवर्नर जनरल जो यहाँ पे था, जिसको गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, उसकी परिषद जो थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 + 1 5 सदस्य थे। 4 + 1 5 सदस्य। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य अन्य और 1 सदस्य गवर्नर खुद, यानी कुल 5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कुछ पॉइंट जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से समझ में आया। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या कि सब जो कंपनी का, ठीक है, कंपनी पर संसद का नियंत्रण बढ़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। चौथा पॉइंट क्या है? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थी और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और क्या है कि वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय था, ठीक है। तो ये मुख्य पॉइंट है। अब इसके बाद पढ़ते हैं 1781 का जो एक्ट था वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो अब पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसमें के मुख्य पॉइंट क्या है उनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब इसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं? इसका भी एक मुख्य कारण है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय वहाँ ब्रिटेन का जो PM था वो विलियम पिट्स था। कौन था? विलियम पिट्स। और इसी के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट के जो प्रमुख है बिंदु उनको समझ लेते हैं। तो पहला बिंदु क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट था रेगुलेटिंग एक्ट से। और क्या हुआ कि इस एक्ट में संसद का नियंत्रण जो है कंपनी पर और बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जब बढ़ गया और साथ ही साथ क्या किया गया? एक बोर्ड का और गठन किया गया। किसका? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, या कहीं कहीं कोर्ट ऑफ कंट्रोल की स्थापना, कोर्ट ऑफ कंट्रोल लिखा होगा। तो 2 तो पहले ही थे। पहले में हमने पढ़ा था कोर्ट ऑफ प्रोपाइटर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और ये तीसरा एक और बोर्ड बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जिसमें कितने सदस्य होते थे? तो 6 सदस्य होते थे, ठीक। इसके बाद हुआ क्या कि गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल के
अधिकारों में वृद्धि की गई। इसका मतलब क्या हुआ क्या कि जो पहले 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने सदस्य थे? 4 + 1, ठीक है, 5 सदस्य होते थे। तो होता क्या था कि अगर कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें क्या होता था कि अगर दो सदस्य एक तरफ हो गए, ठीक है, एक निर्णय की तरफ 2 सदस्य, एक तरफ 2 सदस्य, तो गवर्नर का निर्णय जिसकी तरफ जाएगा वही मत पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। निर्णायक मत किसका था? गवर्नर का। लेकिन फिर क्या हुआ, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर की परिषद थी, ठीक है, तो उसमें कितने सदस्य रखे गए? 3। कितने रखे गए? 3 और +1 खुद गवर्नर। तो अब अगर कोई मत होता था तो 2 सदस्य अगर एक तरफ हुए और 1 सदस्य एक तरफ, ठीक, और उसमें अगर गवर्नर जिसकी इस तरफ अगर जुड़ गया तो क्या है, ये वाला मत जो है वो माना जाएगा। यानी अब जो है गवर्नर की क्षमता या ताकत शक्ति जो है पहले की तुलना में बढ़ गई थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरलों के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। और सदस्य यहाँ पे कितने बचे? तो 4 की जगह 3 सदस्य बचे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया गया, यहाँ पे एक प्रश्न पूछ लिया था कि कोलकाता को पहली बार राजधानी जो है इसी एक्ट के तहत बनाया गया। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कोलकाता को पहली बार राजधानी बनाया गया। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बंगाल में दैद शासन की व्यवस्था कब की गई? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में दैद शासन की व्यवस्था की गई। अब दैद शासन की व्यवस्था क्या थी? इसका मतलब था 2 बोर्ड थे। कौन सा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक कोर्ट ऑफ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ये नया बना हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? इसके जो सदस्य होते थे वो कंपनी के सदस्य व्यापार करते थे, अर्थात निवेशक होते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते थे तो ये ब्रिटेन से कंपनी के सदस्यों पर नियंत्रण करते थे पूरी तरीके से, ताकि ये कोई भ्रष्टाचार वगैरह ना कर सके, ठीक है। तो ये द्वैध शासन का मतलब ये समझ सकते हैं कि एक कंट्रोल करने वाला था और दूसरा वहाँ पे व्यापार करने वाला था, ठीक है। तो द्वैध शासन इस तरीके से। इसके बाद एक पॉइंट और है कि गवर्नर को वीटो शक्ति प्रदान की गई, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद भारत को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, किस एक्ट के द्वारा? तो 1784 के द्वारा। तो ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ पॉइंट कौन है? क्या? पहला पॉइंट है कंपनी पर संसद का नियंत्रण बनाया गया और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, साथ ही साथ गवर्नर के अधिकार में वृद्धि की गई। गवर्नर की जो परिषद थी उस परिषद में 4 सदस्यों से 3 सदस्य कर दिए गए। कोलकाता को पहली बार राजधानी बनाया गया। बंगाल और द्वैध शासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? तो द्वैध शासन की व्यवस्था जो है 1784 के तहत की गई। गवर्नर को वीटो शक्ति प्रदान की गई और साथ ही भारत को पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1786 का संशोधन एक्ट, ठीक है। ये एक विशेष एक्ट के तहत पढ़ा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस एक गवर्नर था, काफ़ी प्रमुख, ठीक है। ये एक्ट उसी के लिए, किसके लिए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। 1786 का एक्ट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब इसको गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा था भारत में, तो हुआ क्या, इसने कहा कि हम ऐसे गवर्नर बन के भारत में नहीं जाएंगे, गवर्नर जनरल को सारे अधिकार दिए जाएं तभी हम भारत जाएंगे, ठीक है। यानी प्रमुख रूप से गवर्नर जनरल को ही रखा जाए। तो क्या क्या उसने मांग की तब वो भारत आया? तो मांग क्या की? तो पहली मांग की कि जो गवर्नर जनरल जो है उसको सेना प्रमुख बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? सेना प्रमुख घोषित कर दिया जाए, ठीक है। 1786 के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को सेना प्रमुख बनाया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद, ये पावर दे दी गई कि गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है उसका जो निर्णय है अगर गवर्नर चाहेगा तो वो रद्द भी कर सकता है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट पर ये एक्ट 1786 का जो एक्ट था वो किसके लिए आया? तो ये एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए आया। क्या किया गया? तो गवर्नर जनरल को सेना प्रमुख बनाया गया। दूसरा पॉइंट क्या किया गया? गवर्नर जनरल का परिषद का जो निर्णय होता था उसको रद्द करने का अधिकार भी उसे मिल गया। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछ दिया जाता है कि कॉर्नवालिस जो है 2 बार भारत आया था। कितने बार आया था? 2 बार, ठीक है। पूछ दिया जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था
जो भारत में 2 बार आया और जिसकी मृत्यु भारत में हुई थी, ठीक है, या जिसकी कब्र जो है भारत में बनी हुई है। तो किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो भारत में बनी हुई है। कहाँ? गाजीपुर में, ठीक है। 1805 में ये मर गया था, ठीक है। तो इसके 2-3 पॉइंट हैं, वो भी आपको याद कर लेते हैं। इसके बाद ये जो हमने जितने एक्ट पढ़े हैं, इसके बाद अब आएंगे जो एक्ट, वो होंगे चार्टर एक्ट, ठीक है। तो 1793 में, ये 1773 को पहला एक्ट आया था और उसके 20 साल बाद पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, ठीक है। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया था। तो अब इस चार्टर एक्ट के क्या बिंदु है? तो पहला पॉइंट तो यही है कि पहला चार्टर एक्ट कब आया? तो 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, ठीक है। इसमें क्या किया गया? तो पहला पॉइंट ये रट के रखना है कि कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। यानी कंपनी 20 वर्ष के लिए तो पहले कर ही चुकी थी शासन, अब उसके बाद फिर और 20 वर्ष के लिए शासन बढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है, बम्बई और मद्रास का पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया। तो यानी प्रमुख जो बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को जो है बम्बई और मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया, ठीक है। पहले तो प्रमुख हो ही चुका था, लेकिन अब बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, उनके पर्यवेक्षण का अधिकार भी मिल गया। साथ ही साथ क्या हुआ, एक पॉइंट और इसमें है कि कंपनी को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति भी दे दी गई। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इकलौती कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी, और उस समय 1793 तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, ठीक है, होने लगी, जिस कारण वहाँ बहुत सारी कंपनियाँ, नई कंपनियों का उदय हुआ और वो कंपनियाँ भी चाहती थी कि भारत में व्यापार करें। लेकिन इस एक्ट के तहत केवल ये अधिकार दिया गया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो अगर चाहे तो किसी दूसरी कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा उसने हुआ नहीं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खुद एक फ़ायदा सोचेगी। तो 1793 के चार्टर एक्ट के बाद, बस इसके 3 पॉइंट हैं ये, और इन्हीं को हमें याद करना है। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद अगला जो एक्ट आया वो कब आया? तो 1813 में आया। कब आया? 1813 में आया, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, उसके क्या कौन कौन से प्रमुख पॉइंट हैं उनको समझते हैं। तो 1813 में आया अगला चार्टर एक्ट, ठीक है। कब आया? तो 1813 में। इसके प्रमुख बिंदु क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट याद करके रखना है कि कंपनी का शासन जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे कम कर दिया गया। समाप्त पूर्णता नहीं किया गया, क्या किया गया? कम कर दिया गया, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार मतलब ये कि पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब क्या हुआ, इसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया, मतलब कम कर दिया गया 1813। और केवल किस पे रखा गया? तो चीन, चाय और अफीम पर व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी, इसी का अधिकार था। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में और भी कंपनियां व्यापार कर सकती थी, ठीक है, भारत में आकर के। तो इसका कारण यही था कि उस समय वहाँ पे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और वहाँ पे बहुत सारी नई कंपनियां आ गई थी, और जिसके कारण माल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगा था, और उसकी पूर्ति उसको कहीं ना कहीं सप्लाई के अंदर चाहिए, तो वो भारत से अच्छा और कोई नहीं हो सकता था, ठीक है। एक पॉइंट और है कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो क्राउन था वो बदल गया था, क्राउन वही था जॉर्ज तृतीय, जबकि गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? मिंटो फर्स्ट बन गया था, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और, पहला कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार बढ़ा दिया गया, दूसरा समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? शिक्षा के लिए 1 लाख का खर्च जो है व्यय भारतीयों के लिए पहली बार जो है इसी एक्ट के तहत किया गया। और ये शिक्षा के लिए जो 1 लाख का खर्च था, वैसे अंग्रेज जो है बड़े भारतीयों के लिए शुभचिंतकों के रूप में नहीं करते थे। वास्तव में इनका ये 1 लाख खर्च करने का कारण ये था कि जो भारत में हैं बहुत सारी कंपनियां जो हैं भारत में आ गई थी। अब जब बहुत सारी कंपनियां भारत में आ गई थी तो क्या था
कंपनियों में काम करने के लिए क्लर्क वगैरह की पोस्ट पे अधिक से अधिक कर्मचारी चाहिए थे, तो उन कर्मचारियों को इंग्लैंड से लाना, ठीक है, काफ़ी महंगा पड़ता। तो जिस कारण क्या किया कि कंपनी में भारतीय लोगों को ही, ठीक है, भारतीय लोगों को ही क्लर्क की पोस्ट पर रखा। लेकिन क्लर्क की पोस्ट पर रखने के लिए उनको अंग्रेजी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो वो अंग्रेजी सिखाने के लिए 1 लाख का व्यय जो है तभी इस एक्ट के तहत किया गया, ताकि इंडियंस जो हैं वो अंग्रेजी और शिक्षा सीख लें, ताकि कम पैसे पे इनको जो है कंपनियों में क्लर्क आदि के पोस्ट पर रखा जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो बस 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ प्रमुख बिंदु बस यही हैं कि कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, कंपनी का एकाधिकार कम कर दिया गया, केवल चाय, चीन और अफीम पर ही बस बचा हुआ था, ठीक है। उसके साथ शिक्षा के लिए 1 लाख का व्यय, और साथ ही साथ क्या है, ईसाई मिशनरियों का, ठीक है, भारत पर आने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट दे दी गई, अर्थात अब ईसाई धर्म के अनुयायियों को ईसाई मिशनरियों को भारत आने की छूट मिल गई और धर्म प्रचार करने की भी छूट मिल गई, और जिसका हेड क्वार्टर जो है वो कोलकाता में बनाया गया, ठीक है। कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में। तो वास्तव में यहीं से जब ईसाई धर्म का प्रचार भारत में होने लगा, तभी से हिंदुओं के मन में अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये चला कि ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है तो हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव कम हो रहा है, ठीक है। जिस कारण 1857 की क्रांति का वगैरह जो है यहीं से बीज पनपने लगते हैं। इसके बाद तो ये 3-4 पॉइंट हैं, हमको याद हो चुके हैं 1813 के एक्ट के तहत। अब इसके बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके प्रमुख बिंदु में याद करें। 1833 के चार्टर एक्ट को द सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद करके रख लेना है कि 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसमें भी पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट जो है कंपनी का शासन, ठीक है, 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था वो पूर्णतः समाप्त किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1833 के तहत किया गया। इसके अलावा जो सरकारी नौकरियाँ निकलती थीं उसमें जाति, धर्म भेद भाव आदि, नस्ल, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और इसको धारा 87 के तहत उस समय जो नियम बनाया गया था उसके तहत जो है समाप्त किया गया था, ठीक है। जो कि इस समय जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी इस तरीके के प्रावधान जो हैं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन्हीं एक्टों के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान का निर्माण जो है हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? 2 पॉइंट हो गए, 3 सॉरी। उसके बाद अब यहाँ पे 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? तो 1833 के एक्ट के तहत। और पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बना वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर कौन था तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद भारत का पहला गवर्नर, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके अलावा 5वां पॉइंट क्या था कि गवर्नर की परिषद, जो गवर्नर की परिषद होती थी, ठीक है, उसमें एक सदस्य और जोड़ दिया गया। पिछले पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य रह गए थे। कितने रह गए थे? 3। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? 1833 में एक सदस्य और जोड़ दिया गया, और उस सदस्य को जो नाम दिया गया वो क्या था? विधि सदस्य। क्या था? विधि सदस्य, यानी कानून बनाने का सदस्य बनाने का, ठीक है। और इस विधि सदस्य के तहत ही विधि आयोग का गठन जो है किया गया। विधि आयोग का गठन जो है किस एक्ट के तहत किया गया?
तो 1833 के एक्ट के तहत किया गया। और प्रथम विधि सदस्य जो बना वो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। बिल्कुल याद करके रखना है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद छठवां पॉइंट क्या है, दास प्रथा की समाप्ति की गई, ठीक है। तो 1833 के एक्ट के तहत 10 वर्ष बाद, यानी इसमें दास प्रथा को समाप्ति के लिए एक नियम बनाया गया और उसके 10 वर्ष पश्चात 1843, ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी 1833 में नियम आया और 1843 में दास प्रथा जो है वो भारत से पूर्णतः समाप्त की गई। और किस गवर्नर ने की, तो एलन बरो ने। किसने की? एलन बरो ने समाप्त की, ठीक है। बिल्कुल, दास प्रथा किसने समाप्त की, तो 1843 में एलन बरो ने समाप्त की। अब इसके बाद एक पॉइंट और है कि संपूर्ण भारत का एक बजट किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो संपूर्ण भारत का बजट 1833 के एक्ट के तहत बनाया गया। तो प्रमुख जो बिंदु हैं एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं इस एक्ट के तहत, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि कंपनी का शासन जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। पहला, कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब ऐसा नहीं है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, उसके अलावा अन्य कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी। सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म, लिंग भेदभाव जो है वो समाप्त कर दिया गया। उसके अलावा अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके साथ ही साथ क्या, गवर्नर की परिषद जो थी उसमें एक सदस्य और बढ़ गया, और एक सदस्य जो था वो विधि सदस्य था, अर्थात विधि आयोग का तब गठन हो चुका था। और पहले विधि सदस्य का जो नाम था वो लॉर्ड मैकाले था। इसके अलावा दास्ता जो है इसी एक्ट के तहत समाप्त की गई 1833 के तहत। और कब समाप्त की गई, तो 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1843 में समाप्त की गई और एलन बरो के नेतृत्व में समाप्त की गई। उसके अलावा 1833 के एक्ट के तहत जो है संपूर्ण भारत का एक बजट पेश किया गया पहली बार। तो पहली बार बजट जो है वर्तमान भारत में जो बजट आता है, ठीक है, भारत का, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो पहली बार बजट जो है 1833 के एक्ट के तहत बना था। उसके बाद अब आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है पॉइंट, इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब ये नहीं किया गया कि कंपनी का शासन फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात अब ये किया गया कि कंपनी का शासन जो है निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब ये कि अब संसद जब चाहेगी तो इस कंपनी का शासन समाप्त भी कर सकती थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य 24 थे, जो हमने रेगुलेटरी एक्ट में पढ़ा था, कितने थे, 24 सदस्य थे, उनमें से अब 18 बचे। कितने बचे? 18। मतलब बाकी 6 सदस्य जो हैं अब सीधे संसद जो है वो चुनेगी, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य से 18 सदस्य बचे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अधिकारियों के लिए जो परीक्षा, पहली बार परीक्षा की व्यवस्था जो कराई गई, प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था, वो इसी एक्ट के तहत कराई गई कि 1853 के एक्ट के तहत पहली बार परीक्षा की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था कराई गई। मतलब ये हुआ कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं, IAS PCS वगैरह के समय जो वर्तमान भारत में, उस समय जो ये परीक्षाएं होती थी, तो उस समय क्या होता था कि वहाँ का जो गवर्नर जनरल होता था वही अपने रिश्तेदारों वगैरह को चुन लेता था। लेकिन पहली बार क्या हुआ कि अब जो है सिविल सर्विस जो का अधिकारी बनेगा वो प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा बनने लगा, ठीक है। उसके अलावा जो विधि सदस्य बना था 1833 के एक्ट के तहत, वो कैसा था? अस्थायी था, स्थायी सदस्य नहीं था। तो अब यहाँ पे विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया। कैसा बना दिया गया? स्थायी सदस्य बना दिया गया और इसको पूर्ण दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद जो है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक गवर्नर जनरल परिषद, ठीक है, कौन सी? गवर्नर जनरल परिषद। और दूसरी कौन सी थी? तो विधान परिषद। जैसे इस समय भारत में जो है संसद के भाग होते हैं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। तो उसी तरीके से 2 परिषदें बना दी गई और जो विधान परिषद थी इसमें नियम बनाए जाते थे। और ये गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ये एक तरीके से कार्यपालिका की तरह होती थी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो पहली बार विधान परिषद
का गठन किस एक्ट के तहत किया गया, ये भी पूछा सकता है, तो याद करके रखना है 1853 के तहत। इसके अलावा BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, इसको प्रांतों का निर्माण करने का अधिकार मिल गया था। यानी हुआ क्या कि भारत एक बहुत बड़ा देश हो गया था और एक प्रांत से भारत पे नियंत्रण करना अब संभव नहीं था, तो भारत को प्रांतों में, छोटे छोटे प्रांतों में से पंजाब, सिंध, गुजरात, ठीक है, आदि में तब बांटने का अधिकार जो है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिल गया था। ठीक है, तो इसके भी प्रमुख जो पॉइंट हैं वो हमको मालूम चले। ठीक है, और इनको हमें बार बार रिवाइज करके इनको याद करना है। और एक पॉइंट और है कि जब 1853 का एक्ट आया तब उस समय जो महारानी थी वो विक्टोरिया बन गई थी और 1837 से लेकर के 1901 तक महारानी रही। मतलब अब जो नियम जितने आएंगे 1857 के बाद वो विक्टोरिया महारानी ही रहेंगी, यानी विक्टोरिया महारानी के शासनकाल में ही आएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रमुख बिंदु और बचे हुए हैं, उनको हम दोहरा लेते हैं। क्या प्रमुख बिंदु हैं तो ये देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और प्रमुख बिंदु हैं। क्या पूछा जाएगा पेपर में, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था तो क्या नाम था उसका, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव के बाद अंतिम गवर्नर जो था, चूंकि 1773 के एक्ट के तहत हमने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग्स को पहली बार गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसे ही वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल पहली बार बनाया गया था। इसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अभी हमने पढ़ा कि 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहली बार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था। ठीक है, इसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें अगर, ठीक है, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल जो था माउंट बेटन, कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, जब भारत स्वतंत्र हो चुका था तब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन था, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनको भी हमें याद रखना है। सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये रेगुलेटिंग एक्ट के जो 1857 के पहले वाले जो अधिनियम या नियम आए थे उनको हमने सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आप इसको कॉपी पे नोट कर रहे होंगे और बार बार रिवाइज़ करते रहिए। इसके बाद 1857 के बाद जो रेगुलेटिंग आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।